हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। आज हम इन 3 स्टेट्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ। ठीक है, जो कल स्टेट्स हमने पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड और थर्ड हमने स्टेट पढ़ी थी गैस, गैसियस स्टेट हम जिसको बोलते हैं। सॉलिड को हम लिखेंगे ठोस, लिक्विड को हम लिखेंगे द्रव्य या फिर तरल और गैसेस को हम लिखेंगे गैस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स में सबसे पहले अंतर हम देखते हैं कि अंतर क्या है। तो तीनों स्टेट्स में अंतर बहुत सिंपल सा है। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, सॉलिड में जो होगा वो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो जितने भी मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है, बहुत सारे मैटर्स से मिलकर सॉलिड बना हुआ होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तीनों ही स्टेट बहुत सारे मैटर से, बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ का जो पार्टिकल होता है या फिर मैटर का जो पार्टिकल होता है वो काफी छोटा होता है, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अपनी आंखों से हम देखना उससे पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। एक एक्सपेरिमेंट से मैं बताऊंगा कि वो कितना छोटा होता है। अभी केवल इतना देखो कि पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको मिलाकर एक मैटर, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, ठोस है, तो उसमें होगा क्या, उसमें अंतर क्या है लिक्विड और गैस से। तो हम देखें अगर अंतर क्या है, तो अंतर बहुत सिंपल सा है। वो अंतर ये है कि जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, उसमें मैटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझना। मान लो कि एक रूम है जिसमें बेंचेस लगी हुई हैं, कुछ 10 बेंचेस लगी हैं, 10 बेंचेस लगी हुई है उसमें। ठीक है, और उसमें जो बैठने की संख्या है बच्चों की, वो ज्यादा से ज्यादा अगर बैठना चाहे तो 30 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, हर बेंच में 3 बच्चे बैठ सकते हैं और 30 बच्चे इसमें टोटल बैठ सकते हैं। अब अगर मेरे पास स्पेस कितनी है, 30 बच्चों की स्पेस है मेरे पास। ठीक है, 30 बच्चों की जगह है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे वहां पे बिठाता हूँ। तो 5 बच्चे अगर मैंने बिठाए हैं तो होगा क्या वहां पे, जैसे ही 5 बच्चे अंदर जाएंगे तो वो अपनी जगह जो है वो कहीं भी किसी भी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये उठकर जाना चाहे तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, 30 बच्चों की जगह है और 30 बच्चे वहां पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, 30 बच्चे बैठ गए। अब वहां पे पूरी जगह क्या हो चुकी है, पैक हो चुकी है, पूरी जगह भरा चुकी है। ठीक है, अब अगर कोई अपनी जगह चेंज करना चाहे तो चेंज करना पॉसिबल है या नहीं? क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर एक जगह से कोई दूसरी जगह पे जाना चाहेगा तो दूसरी जगह से भी वो वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक अगर जगह चेंज करना चाहे अपनी तो वो पॉसिबल नहीं है। यही क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास स्पेस ज्यादा है लेकिन मॉलिक्यूल्स कम है, तो उसको मैं बोलूंगा कम डेंसिटी है उसकी। ठीक है, अगर क्या बोल रहे हैं हम कि स्पेस हमारे पास ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स कम है, जैसे कि 5 ही स्टूडेंट्स हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेंसिटी इसकी काफी कम है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि स्पेस कम है और उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा डेंस है, या फिर मैं बोलूंगा उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। आया समझ में? ठीक है, अगर वही 30 बच्चों वाला जो केस मैंने लिया था, वहां पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं एज कंपेयर टू स्पेस, स्पेस के कंपैरिजन में बच्चे अगर ज्यादा हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे डेंसिटी उसकी ज्यादा है। और सॉलिड में हमेशा यही होता है कि उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाए। लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी कम होती है। ऐसा नहीं, सॉलिड के कंपैरिजन में जो इसकी डेंसिटी होगी वो काफी कम होगी। इसलिए क्या होता है, ये यहाँ पे लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं। गैस में आते हैं तो गैस में बिल्कुल फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। अगर मैं इतने कंटेनर में गैसेस रख रहा हूं तो वहां पे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे।
ठीक है। अगर इस तरीके से है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने हिसाब से किसी भी जगह पे मूव कर सकता है। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैस स्टेट। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तापमान का प्रभाव क्या होता है ठोस पे, लिक्विड पे और गैस पे। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, टेम्परेचर अगर हम किसी चीज को दे रहे हैं तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो क्या करते हैं, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ यहाँ पे। मैं सॉलिड की जगह में कोई सा एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने एग्जांपल लिया, मान लो कोई मेटल है, धातु है, ठीक है, लोहा है, उसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर दूंगा मैं तो क्या होगा, मैंने एक स्टोव लिया, स्टोव मतलब गैस जो होती है हमारी गैस चूल्हा, उस पे एक कढ़ाई रखी और उसमें मैंने मेटल डाल दिया, ठीक है। अब मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, उससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा। मेटल अपनी स्टेट चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। सभी यही एग्री करेंगे कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, मतलब सॉलिड से वो पिघल कर लिक्विड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो सबको पता है कि मेटल को मेल्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर काफी नहीं है, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड से अगर हमें लिक्विड स्टेट पे जाना है, मुझे टेम्परेचर उसे देना है, तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर, मतलब थोड़ा जितना सॉलिड में थे उससे ज्यादा दूर दूर हो, ठीक है। अब मान लो मैं इसका टेम्परेचर दे रहा हूँ, लोहे को 1300 डिग्री टेम्परेचर अगर हम देते हैं, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर देते हैं, तब जाके वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके आसपास कुछ टेम्परेचर ऐसे ही होता है। इस मॉलिक्यूल को, ये मान लो एक सॉलिड का क्यूब है जिसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर देने से होगा क्या कि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आएगी, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी क्या है, तापमान क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो हर एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास ऊर्जा जाएगी। ऊर्जा पाने के बाद वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करने से वहां पे स्पेस बनेगी और वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये कि जब मैंने उसको एनर्जी दी थी, तो यहाँ पे एक जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के पास इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, क्यूब में 5 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे होते तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब मैं इसको जब एनर्जी दूंगा, ठीक है, एनर्जी मान लो मैंने कितनी दी है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट मैंने इनको दी है। ये तब तक मेल्ट होना, तब तक ये एक्साइटिंग स्टेट में होना स्टार्ट नहीं होंगे जब तक क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें डिवाइड ना हो जाए। मतलब हर मॉलिक्यूल्स के पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब एनर्जी चली जाएगी, तब जाके वो क्या होंगे, फ्री होना स्टार्ट होंगे, तब जाके वो मूव करना स्टार्ट होंगे। जब भी हम एनर्जी किसी पार्टिकल को, किसी सब्सटेंस को दे रहे होते हैं, तो उसके हर एक पार्टिकल पे, हर एक मॉलिक्यूल के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद ही मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड हम आते हैं लिक्विड पे। तो अगर मैं सॉलिड में देखा तो मैंने एग्जांपल क्या लिया, आयरन, और आयरन का जो टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो तकरीबन 1500 के अंदर होता है, ठीक है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कुछ इसका टेंपरेचर, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। अब अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड में मैं एग्जांपल क्या लेता हूं, वाटर। वाटर का मैंने एग्जांपल लिया। वाटर को अगर मुझे क्या करना है, वाटर को मैं मेल्ट कर सकता हूं क्या, नहीं। क्यों नहीं मेल्ट कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही मेल्टेड फॉर्म में है, पहले से ही वो लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, बॉईल कर सकता हूं। इसलिए तुमने दो टर्म्स सुनी होंगी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसको भी मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर, ठीक है, वाटर में मॉलिक्यूल्स पहले से ही क्या है, दूर दूर है, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेंपरेचर जाता है तो वाटर क्या होते हैं, बॉईल होना स्टार्ट होता है और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब देखो वाटर में हो क्या है, वाटर में पहले ही मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं, जैसे ही मैंने उनको टेंपरेचर दिया तो कम टेंपरेचर में क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले से ही वो आपस में काफी दूर दूर थे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स को टेंपरेचर मिला, एनर्जी मिली, तो उन्हें मूव करना स्टार्ट हुआ और अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट की। क्यों, क्योंकि अब वो और ज्यादा दूर दूर जाएंगे, मतलब वो किस में जाएंगे, गैसियस स्टेट में जाएंगे। आज हमने वाटर, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एवापोरेशन प्रोसेस, वाष्पीकरण, ठीक है। जब वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
जैसे ही हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को टेम्परेचर दिया तो उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स उसकी स्टेट चेंज करने लग गया, मतलब वाटर से वो किसमें कन्वर्ट होने लग गया, गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट की मैं बात करूं तो समझ में आई क्या होगा, गैसियस स्टेट में फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी ज्यादा फ्री होते हैं, तो इसके बाद कोई भी स्टेट कन्वर्जन नहीं होता क्योंकि स्टेट्स टोटल कितनी होती हैं, 3। अब अगर मुझे गैसियस से कहीं जाना है तो मैं वापस से कहां जा सकता हूं, सॉलिड में जा सकता हूं, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th 10th में पढ़ी जाती थी ये प्रोसेस, तो आई होप ये आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मुझे ग्रुप पे बता देना, तो मैं अगले चैप्टर में सब्लिमेशन भी बता दूंगा कि क्या होता है। सब्लिमेशन अभी मैं बता देता हूं, सिंपल देखो, सॉलिड है, ठीक है, संघनन बोलते हैं उसमें हिंदी में। सब्लिमेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल सा इतना है कि जब कोई भी स्टेट, मतलब सॉलिड से हम क्या करते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड में आए थे और उसके बाद हम गैस में गए थे। अगर कभी ऐसा आता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या फिर गैस से डायरेक्टली हम सॉलिड में चले जाए बिना लिक्विड में जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल सबने देखा होगा, जो कपूर होता है, कपूर का क्यूब जो होता है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म से वो डायरेक्टली अगर हम उसको ओपन में रखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि उड़ने लगता है, कपूर उड़ जाएगा, उसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं से वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण उसका हो जाएगा, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के सराउंडिंग घूमने लगेंगे, जिससे सॉलिड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। गैसियस से अगर हमें लिक्विड में जाना है तो हम क्या करेंगे, गैस से हमें लिक्विड में जाना है, जो प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारी चीजें 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब मैं गैस को टेम्परेचर जो है वो कम करता हूं, गैस का टेम्परेचर कम करता हूं, प्रेशर को मैं क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। प्रेशर अगर मैं प्रेशराइज करूंगा गैस को तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ये हमने वाटर साइकिल में पढ़ी थी, वाटर साइकिल में ये प्रोसेस बहुत साफ हो जाती है। जल प्रक्रिया जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या होता है, जो हमारी लैंड सरफेस, ओशियन है, समुद्र है जो, ठीक है, समुद्र में क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो यहाँ से वाटर को जैसे टेम्परेचर मिलता है तो वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, एवापोरेट होना मतलब वाष्पीकरण होना उसका स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गई है, वेपर्स आ गई है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एवापोरेशन। एवापोरेशन से वो कहां गया, ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है, मतलब वेपर्स के ऊपर हवा तो होती नहीं, ठीक है, जैसे ही प्रेशर वेपर्स पे आता है तो प्रेशराइज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से लिक्विड में। और बारिश की वजह से वो नीचे की तरफ आती है। बारिश क्यों होती है हमें पता है, कंडेंसेशन, इसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। वेपर एवापोरेशन से ऊपर की तरफ गई और उसके बाद वेपर जो है बारिश की वजह से नीचे आने लगे। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेपर से वाटर बनना उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और वाटर से वेपर बनना उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तीनों स्टेट्स आई होप समझ में आ गई होंगी, तीनों का कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन अगर बहुत अच्छे से समझ जाए तो हम तीनों स्टेट्स में एक ही एग्जांपल लेते हैं, वो है बर्फ, पानी। ठीक है, अगर मैं बर्फ की बात करता हूं तो बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में होने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड स्टेट के बाद मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विड स्टेट में जैसे ही होंगे टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, टेम्परेचर को काफी पहले वाले से काफी ज्यादा बढ़ाता हूं। बढ़ाया मैंने 100 डिग्री को टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से इसका क्या होता है, कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड जा रहा है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर सॉलिड से जब भी गैस में आ रहा है तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जो केमिकल स्टेट्स होती है मैटर की, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया कि हम देख के बता सकते हैं, फिजिकली देख के बता सकते हैं। अब सेकंड जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ का जो रासायनिक क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन जो है उसके पार्ट्स जो है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। होमोजेनस और हेटेरोजेनस ये दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद होमोजेनस और हेटेरोजेनस आपने पहले भी पढ़ा होगा, मिक्सचर में हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में हमने
उसी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।